Tomorrow night, you're gonna get smashed. TKO to the blue corner from Pakistan, Shahid Afridi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग की और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन और पाकिस्तान नंबर 1 शहीर आफरीदी। जनाब, बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में हमेशा से मकबूल तरीन खेल रहा है। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद हमारे बहुत से ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने एमेचर जो मुकाबले होते थे उसमें पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और 70s में अगर हम चले जाएं तो मोहम्मद अली किले, जिनको पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी पसंद किया करते थे, तो वहाँ से एक हमारे नौजवानों में एक जज्बा और हुमक पैदा हुआ कि वो भी बॉक्सिंग की तरफ आएँ। और अगर हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हुसैन शाह ने सोल ओलंपिक जो कि 1988 में मुनक्किद हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और वहाँ मतलब वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद जो कि हुसैन शाह ने हासिल किया, एक इनकलाब बर्पा होता है और हमारे नौजवान जो हैं वो बतदरीज जो है वो बॉक्सिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और गाहे बगाहे न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं एमेचर में, बल्कि प्रोफेशनल में भी वो अपना नाम जो है बनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत से बॉक्सर इस दौरान पाकिस्तान का नाम रोशन करने में भी कामयाब रहे। और अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि आमिर खान, जो कि बरतानवी निज़ाद पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े मुकाबले उन्होंने जीते, जिनकी वजह से पाकिस्तानी नौजवानों में एक और जज्बा पैदा हुआ। उसके बाद अगर आप आएँ तो वसीम अहमद, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर थे, आखिर में उन्होंने भी मतलब ये कि बड़े बेहतरीन मुकाबले किए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने कमोबेश 14 मुकाबलों में शिरकत की थी, जिसमें से 12 जीते थे और 12 जो जीते थे उसमें से उन्होंने 8 नॉकआउट किए थे और सिर्फ 2 मुकाबलों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप अगर आजकल की बात करें, आज के इस जदीद दौर की बात करें, जब हम इस एरा में मौजूद हैं, तो इस वक्त हमारे दरमियान, जैसा कि आज हमारे मेहमान भी हैं, शहीर आफरीदी, जिन्होंने हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन का टाइटल जीता है। और ये टाइटल था WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का ये टूर्नामेंट था जो उन्होंने जीतने में का कारनामा अंजाम दिया और वो इस वक्त जो है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन है। उन्होंने अभी गो के कैरियर शुरू किया हाल ही में, उन्होंने 2020 में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने बड़े मुकाबलों में शिरकत की और अब तक वो कमोबेश 13 मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। एक जो है वो बराबर रहा है और सिर्फ एक में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनकी जो सबसे मुनफरद बात है, जो उनके हम असरों में उनको मुमताज़ बनाती है, वो ये है कि हाल ही में जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के सिलसिले में जो मुकाबला हुआ उसमें उन्होंने रवायती हरीफ भारत के जो बॉक्सर थे उनको शिकस्त देने का कारनामा अंजाम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब आप भारत की किसी भी टीम को हराते हैं, भारत के किसी भी खिलाड़ी को हराते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारी पूरी कौम में एक नया जज्बा और एक नई उमंग जो है वो कूद के आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी वजह से आज हमने शहीर अहमद को अपने वेनिस टीवी का मेहमान बनाया है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लेके आए। शहीर आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आपने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि देखें, फतह और शिकस्त तो होती रहती है, पाकिस्तान की टीमें और दुनिया भर की टीमें जीतती भी हैं, हारती भी हैं। हमारी टीम भी दुनिया भर की टीमों को हराती है, हमारे खिलाड़ी भी हराते हैं। लेकिन जब आप भारत की किसी टीम को हराते हैं या भारत से के किसी खिलाड़ी को किसी इवेंट में हराते हैं तो वो जज्बा और वो चीज़ जो है बिल्कुल मुनफरिद होती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने फाइट से पहले मैं गया था तो इतना कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन फाइट से चंद लम्हे पहले जिस तरीके से मेरे दोस्तों की और मेरे ऑफिसर्स की सबकी मैसेज कॉल आ रहे थे कि यार सबसे हार जाना, इंडिया से मत हारना, तो वो बड़ा प्रेशराइज किया था उस चीज़ ने भी। और उसके बाद जब मैं जीत कर आया और एयरपोर्ट पे जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल किया गया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे पाकिस्तानी अवाम का और मीडिया का, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया।
तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से जीत। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है पुलिस डिपार्टमेंट से है, जी और मैं ये समझता हूँ कि आपने न सिर्फ सिंध पुलिस के वक़ार में इजाफ़ा किया है, बल्कि पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करने का कारनामा अंजाम दिया है। तो इस वक्त जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मतलब क्या, किस तरह से आपको पज़ीराई मिली, आपके अफसरान किस तरह से आपकी इस कामयाबी को देखते हैं? जी देखिए, जब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की थी तो उस वक्त बिल्कुल एक नया माहौल था। लेकिन 2022 में भी मेरी एक फ़ाइट हुई थी इंडिया से, और वो एक मुनफरद कारनामा मेरा ये था कि मैंने 90 सेकंड्स में ही नॉकआउट किया था इंडियन ओपोनेंट को। तब से मुझे सपोर्ट किया जा रहा है मेरे बाला अफसरान की तरफ से, ख़ुसूसन जो मेरे डीआईजी असफर मैसर साहब हैं और आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब हैं। तब वो उसी टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब की बात की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मतलब खेलों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और उसकी एक मिसाल ये है कि चंद साल कबल ये जो नीपा पे कराची हॉकी एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, तो वहाँ पे डॉक्टर जुनैद अली शाह जब वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो उस वक्त मतलब वो उनको लेके आए थे। तो ग़ुलाम नबी मेमन साहब उस वक्त हमने देखा कि चंद साल कबल भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो खेलों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आसिम कायम खानी जो हैं, जो आपके डीआईजी हैं, और इसी तरह मकसूद मेमन साहब डीआईजी, वो भी खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मैं जी बिल्कुल, आसिम कायम खानी साहब हो गए, मकसूद मेमन साहब हो गए, बिल्कुल ये सपोर्टिव हैं। उसके अलावा और भी ऐसे डीआईजीज़ हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मैं उनको, जब ऑब्वियसली प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें हुकूमत का कोई सरोकार नहीं होता। एमेच्योर बॉक्सिंग में जो है वो फेडरेशंस की तरफ से जाया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको कंपनीज की स्पॉन्सर्स की नीड होती है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपको स्पॉन्सर करे तो उसमें फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं बाला अफसरान से कहूँ, वो किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर मुझे स्पॉन्सर किया जाता है और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे अफसरान का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है, जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो खेलों को सपोर्ट करते हैं, तो हमने देखा एक ज़माने में जब हम खुद भी खेला करते थे, और आपका जो गार्डन का ग्राउंड है हॉकी का, और वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो वहाँ पे हम बाकायदा प्रैक्टिस किया करते थे। एक बैंक को मैं रिप्रेजेंट करता था उस वक्त, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक अख्तर हुसैन होते थे डीएसपी, इसी तरह से सिराजुद्दीन होते थे एसएसपी साहब, एजाज़ुद्दीन जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आपके पुलिस के थे, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। इसी तरह और भी हमने देखा कि ट्रैफिक के एक थे अफजाल साहब, उनका भी बड़ा अहम किरदार था। इस तरह सईद साहब होते थे एसपी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो शख्सियात थी जिन्होंने सिंध स्पोर्ट्स जो आपको था उसको बड़ा मतलब आगे लेके गए वो, और उस ज़माने में आपके सिंध पुलिस के जो नौजवान थे जो मुख्तलिफ़ खेलों के शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, वो मतलब मुल्की सतह पर बड़े अहम कारनामे अंजाम देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने उस लेगेसी को आगे लेके चलें, और आप जो है ये मतलब आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब शुरू में एनओसी लेकर बाहर जा रहा था तो उस वक्त एक बिल्कुल नया माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मुर्दा हो गई है। सिंध पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं जब जीत कर आया, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे एक जोश व खरोश देखा, फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे मेरे सिंध पुलिस के कुलीग्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि हमें भी आगे लेकर आ जाए, और मैंने डीआईजी साहिबान से कहा, तो आज वो लोग भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बॉडी बिल्डिंग में और दूसरे मुकाबलों में जीत कर आए। अच्छा, ये बताइए कि बॉक्सिंग का आगाज़ आपने कैसे किया, कब किया, क्यों किया? बॉक्सिंग का आगाज़ जो है वो ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना मज़ाइका खेज़ है, क्योंकि मैं बॉक्सिंग से कोई दिली लगाव नहीं था। मैं बचपन में बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर थे, ख़ाबरदीन आफरीदी, जी। जिन्होंने एमेच्योर बॉक्सिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो ज़बरदस्ती हमें बॉक्सिंग कराते थे। वो कहते थे बॉक्सिंग करो, और कुछ नहीं, अगर इंटरनेशनल लेवल नहीं खेल सकते तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो बाकी जो हमारे इलाका मकीन जो बच्चे होते थे, जो हमारे दोस्त होते थे, वो कहते थे यार आपके वाले साहब बड़े सख्त हैं, आपको मुक्के मारते हैं, हम लोग तो पार्क्स में जाके खेलते हैं, आप लोग बॉक्सिंग करते हो। तो ये चीज़ें ना बड़ा छोटे थे हम, बुरी लगती थी हमें कि यार हमारे वाले साहब सुबह सुबह उठा के हमें रनिंग कराते हैं। लेकिन जब मुल्क को रिप्रेजेंट किया, मुल्क का झंडा सीने पे सजाकर इंडिया को हराकर वापस आया और जिस तरीके से मोहब्बत मिली, तो अब एक ये पैशन बन गया और इंशाल्लाह एशियन चैंपियन के अलावा हम इंशाल्लाह इसको वर्ल्ड टाइटल तक लेके जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके वालिद जो हैं वो ज़ाहिर है एमेचर मतलब बॉक्सिंग के चैंपियन भी रह चुके हैं और बड़े मुकाबलों में शरीक रहे हैं वो, तो घर ही में आपको कोचिंग की सहूलत मैसर आ गई।
जी बिल्कुल, ये एक विरासत समझें, विरासत में मिली है बॉक्सिंग। लेकिन मेरे वालिद साहब एक जुमला कहते हैं हमेशा से, अक्सर हम लोग क्लब में 40-50 लड़के को खड़ा करके वो एक जुमला कहते हैं कि बॉक्सिंग जो है वो किसी किसी को विरासत में मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन जीत और चैंपियन जो है ना, चैंपियन बनना विरासत में नहीं है। अगर होता तो मैं अपने बेटे को पहले चैंपियन बनाता। सही। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करेगा वही चैंपियन बनेगा, और ऐसा ही होता है। अब जब भी बीच में मैं एक फाइट हारा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक सीख थी, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइट लिया फाइट को, और फाइट में हार गया। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने आंखें खोली हमारी और मेहनत की, फिर उसका रिजल्ट आप सबके सामने। अच्छा, आपने एमेचर बॉक्सिंग की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप जैसे प्रोफेशनल बॉक्सर जो हैं पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दे रहे हैं, आप लोगों ने इब्तिदा की है, इससे पहले भी हमारे प्रोफेशनल बॉक्सर जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, लेकिन एमेचर बॉक्सिंग में भी हमारे बाज़ जो बॉक्सर्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार अदा का मतलब था इस बॉक्सिंग को आगे ले जाने में। जैसे दिलदार अहमद होते थे, इसी तरह सुहेल अहमद, तनवीर अहमद, बरकत अली, मोहम्मद अली, और अगर आगे चले जाएं तो अब्दुल रशीद, दुर मोहम्मद बलोच, एक जान बलोच थे, एक जान मोहम्मद बलोच थे, इसी तरह से मलंग बलोच, और आपके वालिद साहब खालिद खावर आफरीदी साहब, इसी तरह असगर अली चंगेज़ी साहब और नूर बख्श। तो ये ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने एमेचर बॉक्सिंग को मतलब फ़रोग़ देने बड़ा अहम किरदार अदा किया। गो के ये तो सही है कि एमेचर बॉक्सिंग में मुख्तलिफ़ फेडरेशनें होती हैं, उनके थ्रू जो है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी बॉक्सर थे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वैसे तो 40-50 बॉक्सर्स और भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एमेचर बॉक्सिंग, ज़ाहिर है वो तो एमेचर होती है, प्रोफेशनल जो है उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको ख़ुद करना पड़ता है, स्पॉन्सर तलाश करने पड़ते हैं, और जो एमेचर होते हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन या जो मुताल्लिका मुल्कों की फेडरेशंस होती हैं वो उनके लिए इंतज़ाम करती हैं। तो इसको किस तरह से मतलब बॉक्सर्स लेके आगे चलते हैं? जी देखें, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो सबसे पहले तो मैं जिन एमेचर बॉक्सर का आपने नाम लिए, ये सब जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, और इनके साथ 5 मिनट बैठना भी हमारे लिए बहुत एक कीमती है कि उनसे हम सीखने को मिलेगा। ये बड़े नाम थे और इनका मैं बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। लेकिन एक जो थोड़ी सी जो कमी रह गई थी वो ये थी कि एमेचर बॉक्सिंग के जितने भी लोग थे उनको बांध के रखा गया एक जगह पे। हमारे काफ़ी ओलंपियंस जो बाहर गए उनको कंपनीज़ ने ऑफ़र की बाहर। अभी 96 की आप बात करें एटलांटा में, वहाँ पे काफ़ी बॉक्सर्स को ऑफ़र हुई। उसके बाद 2004 में ओलंपिक्स में गए लंदन में, वहाँ काफ़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन उन्होंने वहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने से मना कर दिया। वजह ये थी, वो ये कहते थे हमारी सरकारी नौकरी लगी हुई है, हम उधर ठीक हैं, पाकिस्तान में हम तो ये थोड़ा सा एक तो कमी थी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिल्कुल अलग है एमेच्योर से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको अपने आप को बेचना है, अपने आप को बनाकर फिर बेचना होता है। वो आपने करना ये है कि आपने अपना इंस्टाग्राम, अपना आजकल सोशल मीडिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको आपने बनाना है अच्छे से। उसके अलावा आपने अपना कंटेंट बनाना है कि आप किस तरीके से दुनिया के सामने आओगे। फिर उसके बाद जो वो बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस हैं, अमेरिकन, मैक्सिकन, उनके सामने आप पहले अपनी रैंकिंग बनाओगे। रैंकिंग बनाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 फाइट्स खेलनी है, ताकि आप कम से कम दुनिया के टॉप 50 बॉक्सर्स में जगह बनाएं। टॉप 50 बॉक्सर्स में जब आप जगह बनाएंगे तो फिर आप टॉप 10 के जो बॉक्सर्स हैं उनको चैलेंज कर पाएंगे, वरना वो आपको खेलने से मना कर देते हैं कि यार आप इतने पीछे हो और हम यहाँ पर हैं। वो फिर एक वजह ये होती है कि अगर आपको दुनिया जानती है आपके सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर हो सकता है कि कोई फाइट मैच मेकिंग हो जाए, वरना तो मना कर देते हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि मतलब एमेचर से प्रोफेशनल बनने के लिए एक तो विजन बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल, हौसला होना चाहिए, और फिर आप में वो जज्बा होना चाहिए, एक बाकायदा जो उसकी ट्रेनिंग होगी, जो उसकी मतलब एक तैयारी होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल इसलिए कि मुख्तलिफ फिर है। जब आप इंटरनेशनल बॉक्सिंग में एज ए प्रोफेशनल आएंगे तो दुनिया भर के बॉक्सर्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। वो आपको जो है बाकायदा कह सकते हैं एमेच्योर बॉक्सिंग में है सिलेक्टेड एक टीम्स आती हैं कि यार ये लड़के हैं, आपको पता होता है इस टीम में ये लड़का सेलेक्ट होकर आ रहा है, इसके साथ मेरी फाइट होगी। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज समथिंग चेंज, तो उसमें आपको कभी भी किसी मुल्क से भी चैलेंज आ जाता है, फिर आप अपनी कैपेसिटी, और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको हर वक्त। एमेच्योर बॉक्सिंग में ये है कि आपको बताया जाता है कि आपका अगस्त में इवेंट है तो आपने तैयारी करनी है। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 24 घंटे 24/7 आपको रेडी रहना पड़ता है जब तक आप बॉक्सिंग में हैं। जब आप रिटायरमेंट ले लें वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जो मेन बात है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की वो ये है कि यार आपने अपना माइंडसेट बड़ा करना है, अपनी ट्रेनिंग को लंबा करना है,
मतलब आपने अगर एमेचर बॉक्सिंग में 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और एमेचर बॉक्सिंग में राउंड्स का बहुत फ़र्क है, 3 राउंड और 12 राउंड। तो 12 राउंड बॉक्सिंग के लिए आपको कम से कम जो है वो डीजल इंजन की तरह चलना पड़ेगा, ताकि आप पंच बर्दाश्त भी करें। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सिर्फ पॉइंट्स लेने, टक टक पॉइंट लिए हटे, पॉइंट लिए हटे। सॉरी, एमेचर बॉक्सिंग में। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपने हिट एंड डोंट गेट हिट, हिट एंड डोंट गेट हिट, और ऐसा हिट करना है कि अगले को लगे तो वो फिर वो खड़ा ना हो। तो ये एक बड़ा फ़र्क है बॉक्सिंग में, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है बस। यहाँ पर हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, शहीर आफरीदी, जो कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियन और पाकिस्तान नंबर 1 है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही आएंगे यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। कम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन और पाकिस्तान नंबर 1 शहीर आफरीदी। शहीर, ये बताइएगा कि आपने बॉक्सिंग को ही मतलब खेल के तौर पे क्यों चुना? और भी बड़े खेल थे, वो निस्बतन आसान भी थे, तो बॉक्सिंग की तरफ आप कैसे आए? जी देखें, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि वालिद साहब ने ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराई। मैंने काफ़ी एमेचर बॉक्सिंग खेली, नेशनल गेम्स खेले हैं, और उसके अलावा एमेचर बॉक्सिंग पाकिस्तान में खेलता रहा। एक बार मैंने सिंध पुलिस को भी रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड पुलिस गेम्स में एमेचर बॉक्सिंग में, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लिया। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग को चूज़ करना सिर्फ ये वजह ये थी कि मेरे ख्याल में मुझे आदत हो गई थी, मेरी बॉडी यूज्ड टू हो गई थी बॉक्सिंग के पंच खाने की। और मुझे मेरे वालिद साहब मुझे यही कहते थे कि अगर जिस दिन आप समझ जाओ, अपने आप को पहचान जाओ कि आप में टेक्निक कितनी है, उस दिन आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे। मतलब वो ये थे, वो कहते हैं ना कि जोरी जानता है कि इसकी हीरे की बिल्कुल। कीमत कितनी है। तो वो वालिद साहब मेरे जानते थे, क्योंकि मैं बचपन से टेक्निक देख रहा हूँ, बचपन से बॉक्सर्स के साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर आ गई थी और मैं हर तरह के पंच यूज़ करता रहा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यू आर गुड इन बॉक्सिंग। लेकिन मैं आपको ये बताना अच्छा मुझे लगेगा कि मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। फुटबॉल अच्छा, मुझे वेरी बहुत गुड। बहुत पसंद है, और मैं खेलता भी हूँ, सैटरडे संडे खेलता हूँ। लेकिन मैं फुटबॉल, सबसे पहली मोहब्बत जो है हमारी वो फुटबॉल की है, दूसरी बॉक्सिंग की है। एक से ज़्यादा खेल खेलना भी बड़ी बात है। जी ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स वर्थ, वो हॉकी के ओलंपियन भी थे, हॉकी खिलाड़ी, और वो क्रिकेट भी खेलते थे अपने मतलब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, तो ये एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये कि बॉक्सिंग जो है वो अगर विरासत में ना मिली होती तो शायद मैं आज बॉक्सर ना मिल होता। वालिद साहब ने ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराई, उसके बाद आप कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जब आपने ज़ाहिर बॉक्सिंग शुरू की और आप आगे बढ़े, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी देखें, मेरे ख्याल में हम मुझे जो बॉक्सिंग मिली है, ये कोई मुश्किलात मुझे नहीं नज़र आती, क्योंकि मुश्किलात वो होती हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए कि उसको 2 वक्त की रोटी ना मिले। जैसे हुसैन शाह था, वो बॉक्सिंग रिंग में पहली बार जब गए तो उनके पास जूते नहीं थे। हमारे पास सब कुछ है, बॉक्सिंग के ग्लव्स भी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज जितनी भी हैं स्पोर्ट्स में जो सियालकोट से आती हैं, वो ग्लव्स भी फ्री में भिजवा रहे हैं, शूज़ भी भिजवा रहे हैं, टी शर्ट्स भी भिजवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉक्सर्स को कोई टेंशन की चीज़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं है। हाँ, स्पॉन्सरशिप का एक मसला होता है, स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, आपका सोशल मीडिया मजबूत है, तो ऑब्वियसली एक कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। जैसे मिसाल मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूँ, टोयोटा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि मेरी मार्केटिंग हो, आपका सोशल मीडिया मजबूत होगा, लोग आपको देखना चाहेंगे, लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। मेरे ख्याल में तो कोई इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन गिले करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्पॉन्सर भी मिलते हैं और मतलब वो मिलने भी चाहिए, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए जॉब जो है वो कितनी अहमियत रखती है उसके कैरियर को आगे ले जाने के लिए?
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जॉब बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आप घर के अकेले फ़र्द नहीं होते, आपके साथ और भी लोग होते हैं। मैंने सिंध पुलिस जॉइन की थी एज़ अ पुलिस कांस्टेबल 2017 में, तो पुलिस की जो मेरी सरकारी जॉब वो लगी, तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगी और एक ग्रीन सिग्नल देखकर ही मैं आया था इस तरफ। और मेरे ख्याल में सरकारी जॉब का एक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ से सैलरी आ रही होती है तो आप माइंड फ्री होकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और अगर आपको सरकारी इदारे में ऐसे ऑफिसर्स मिल जाएं जो आपको सपोर्ट करें, आपको फ्री हैंड दें कि आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें, तो ये आपके लिए एक सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, एक तो मतलब आपकी कोचिंग की आपके वालिद खालिद खावर आफरीदी ने, जी। और एक कोचिंग की आपको नूर बख्श, नूर बादशाह। तो उनमें मतलब आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? जी देखें, मेरे जो वालिद साहब हैं खावरदीन आफरीदी, वो मेरे स्टेमिना पे काम करते हैं, मॉर्निंग रन और इस तरह उन्होंने मेरी बेसिक सेट की है। शुरू से उन्होंने मुझे जो मेरा 1-2 था ये सब कुछ वो उन्होंने सेट किया है, एक पिलर उन्होंने तैयार किया है एक तरह से। जो नूर बादशाह सर हैं उन्होंने मेरी बॉक्सिंग को तराशा है, तो ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वालिद साहब मेरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी कराते हैं, मॉर्निंग स्ट्रेंथ कराते हैं, उसके अलावा बॉक्सिंग में मेरे स्टेमिना पे काम करते हैं, और जो मेरे नूर बादशाह सर हैं वो मेरे टेक्निक पे काम करते हैं, तो ये एक दोनों का फ़र्क है। अच्छा, ये जो हाल ही में आपने बॉक्सिंग में भारत के क्या नाम था उनका, रूनाथ सोलंकी को मतलब शिकस्त दी है, तो वो क्या मतलब सूरत हाल थी जब आप रिंग में उतरे? तो हमने वहाँ देखा थोड़ी सी आपकी चट चैट भी हुई थी, तो क्या मतलब उस मुकाबले के दौरान कैसा महसूस कर रहे थे? आप समझते थे जब आप रिंग में उतरे थे कि आप इनको शिकस्त दे देंगे? जी देखें, जब वो जो फेस ऑफ होता है, फेस ऑफ के दौरान थोड़ा सा हमने की थी एक दूसरे से, वो तो एक बॉक्सिंग की विरासत है, अगले बॉक्सर्स को फाइट से पहले धक्के वगैरह मारना और ये वो, सही। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे यार ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। उनको मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ही पैगाम दूं कि भाई हमने फ़ाइट के बाद डिनर भी किया था साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बहुत वहाँ सही। आपस में प्यार करते हैं, और हम साथ बैठे थे, हमने खाना भी खाया था, लेकिन फाइट से पहले ये ज़रूरी इसलिए होता है कि थोड़ा सा प्रेशराइज करना होता है, क्योंकि ये टेबल टेनिस या क्रिकेट तो है नहीं जो हम हैंडशेक करें, सही। तो बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन फाइट से पहले ऐसा था कि मैं आपको सच बताऊं, मैं फाइट से पहले मेरा जिस्म वार्म अप ही नहीं हो रहा था, मैं इतना प्रेशर में था और मेरे हाथों पे पसीना आ रहा था, मैं मतलब बिल्कुल ही डीप उसमें था कि यार क्या होगा फाइट के बाद, क्योंकि मेरे पे प्रेशर इतना ज़्यादा था, मैं मैसेजेस पढ़ पढ़ के मुझे आ रहा है कि यार आपने फाइट सबसे आ रहे हैं, इंडिया से ना आ रहे हैं, सही। तो ये एक चीज़ थी, मैं बड़ा उस चीज़ को लेकर अच्छा, नर्वस ऐसे हुआ था। मौके पे आपको अपने मतलब आसाब पे काबू रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, आसाब पे काबू। उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी आई थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल एक कराची वाला माहौल बनाया, अपने साथ डोल लेकर आए थे, और वो एम्बेसडर साहब आए थे, उन्होंने मुझे फाइट से पहले ज़रा थोड़ा सा वार्म अप किया और बोला कि बेटा आप इंशाल्लाह जीतोगे, हम आपके साथ हैं, और वो एक पूरा एक देसी माहौल तैयार हो गया, तो उसमें मुझे बड़ा एक सपोर्ट मिली। लेकिन फाइटर मुश्किल था, फाइट मैंने सोचा था कि मैं 10 राउंड की फ़ाइट थी, मैं 10 राउंड ही खेलूँगा, लेकिन अल्लाह पाक ने आसानी की और तीसरे राउंड में उसको मैंने नॉकआउट किया। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब आपने कारनामा अंजाम दिया है। तो मतलब ये देखें, अभी जो आप बात कर रहे थे ना, ज़िक्र कर रहे थे कि खेल के दौरान ज़ाहिर है प्रेशर होता है और लोग ये समझते हैं कि शायद मतलब ये कि जिस खिलाड़ी से हम खेल रहे हैं वो बस यही सब कुछ है और जो मतलब उसमें नज़र आ रहा होता है। जी। हाँ, और ये बात सही है। देखें, जब आप खेल के बाद बाहर आते हैं तो हर एक की मतलब दोस्तियाँ भी होती हैं, उनसे इंटरेक्शन भी होता है, बिल्कुल। उनके साथ आप बैठते भी हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल हॉकी ऐसे के है। खिलाड़ियों की मिसालें हैं, और दुनिया भर में जितनी भी ये मतलब मुकाबले होते हैं तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आप जो है एक दूसरे के मुकाबले हैं और आप गिरा देंगे, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो ये देखें, यही वजह है कि आम लोगों की निस्बत जो लोग हैं, आम लोग, वो जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनसे ये तवक्कात ज़्यादा रखते हैं कि खिलाड़ियों में पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तालीम भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बॉक्सिंग बॉक्सिंग जो है वो काफ़ी चीज़ सिखाती भी है। सब्र एक बहुत बड़ी जो चीज़ मुझे मिली है बॉक्सिंग की तरफ से। काफ़ी दफ़ा कराची के ट्रैफिक में हो जाते हैं मसले मसाइल, लेकिन मैं सब्र करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बॉक्सिंग का कि बॉक्सिंग ने काफ़ी सब्र दिया मुझे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि खेल जो है वो डिसिप्लिन को भी मतलब ये कि मोटिवेट करता है, बिल्कुल। और जितना आप मतलब जो एक प्लेयर होता है कोई भी नौजवान, तो वो उसमें जो है डिसिप्लिन मैं समझता हूँ कि दूसरों की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए। आप इस बिल्कुल। बात से मुत्तफ़िक हैं? बिल्कुल, मैंने अपने बॉक्सिंग क्लब में ये लिखवाया हुआ है
कि एक नया लड़का जो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है लेकिन वो डिसिप्लिन है, वो डेली आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, कंसिस्टेंट है, वो एक टैलेंटेड लड़के को, भले वो ओलंपियन हो लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है, वो खा रहा है, पी रहा है, उल्टे सीधे खुराकें कर रहा है, सब कर रहा है, उसको 6 महीने अगर वो लगातार ट्रेनिंग करेगा तो वो उसको हरा देगा, क्योंकि डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और टैलेंट जो है उसके साथ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए, आप तो ज़ाहिर है कई सालों से ज़ाहिर है बॉक्सिंग में हैं, एसोसिएशंस को भी जानते हैं, फेडरेशंस को भी जानते हैं, उनके जो हालात हैं उनको भी जानते हैं, और हमने ये देखा कि बहुत सी पाकिस्तान में फेडरेशनें ऐसी हैं जो कि पैरेलल मुतवाज़ी मतलब ये कि काम करती रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सियासत है बॉक्सिंग में भी, और सियासत जो है कितनी नुकसानदेह होती है प्लेयर्स के लिए? जी देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सियासत, आपने बहुत छोटा वर्ड बोला है। आपका प्रोग्राम ऑन एयर चल रहा है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बताता इनके बारे में, लेकिन ये सियासत बहुत छोटा वर्ड है। इधर तो बाकायदा सब ने अपने अपने जो है ना कटहरे बनाए हुए हैं एक तरह से, और हर एक ने ग्रुपिंग की हुई है कि ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान के मेडल्स आना बंद हो जाते हैं, सबसे बड़ा पहला नुकसान ये। दूसरा, बॉक्सर्स को इतना, सिर्फ बॉक्सर्स नहीं, बाकी भी स्पोर्ट्समैन, आप नू बट की मिसाल ले लें, ओलंपिक्स में क्यों नहीं जाने दिया उसको, हालांकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। क्यों नहीं जान दिया? सवाल है ना, क्यों नहीं जाने दिया? सिर्फ इसीलिए नहीं जाने दिया कि 2 फेडरेशंस का आपस में लड़ा, और इसको कहा कि तू उस फेडरेशन से खेलता है इसलिए तुझे मना कर दिया। तो ये सारी तो इनकी जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जिम्मेदार कोई है ही नहीं, या तो सब खाने के लिए आते हैं, उनको पता होता है कि हम 5 साल के लिए हमारा टर्नआउट है, उसके बाद पता नहीं हमें हुकूमत मिले या हमें दोबारा सीट मिले ना मिले। आप मुझे एक बात बताएं, आपके जो सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनमें से कौन किसने कभी कोई ग्राउंड में आया, कभी खेला है कुछ? नहीं देखें, अगर कोई खिलाड़ी, अगर कोई ओहदेदार हो गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर हम मिसालें दें तो बहुत सी मतलब ऐसे ममालिक हैं जहाँ खेलों से ताल्लुक़ नहीं है, ख़ुद हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन वो बाज़ ऐसे हैं, कम हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो भी मतलब ज़िम्मेदार होता है, बड़ी पोस्ट पे होता है, किसी भी फेडरेशन को संभाल रहा है, उसका विज़न जो है इंटरनेशनली विजनरी होना चाहिए। वो आपकी आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारे बॉक्सिंग के जो फेडरेशन के जितने भी अभी सदर और जो भी लगे हुए हैं आपस में, सेक्रेटरी वगैरह बॉक्सिंग फेडरेशन की, मैं उन्हीं को जानता हूँ। उनमें से मुझे एक बंदा आप बता दें जिसने कभी बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा हो? कोई भी नहीं है। अभी 2 कर्नल नासिर टुंग और खालिद महमूद साहब, इन दोनों को हटा दिया है, फेडरेशन ने इनको बैन कर दिया। वजह क्या थी कि ये आपस में अपनी मिली भगत के साथ लड़के लेकर जा रहे हैं बाहर, और वहाँ पे लड़के स्लिप हो रहे हैं। अच्छा, तो ये आप बताएं ना, पाकिस्तान की बदनामी है। फेडरेशंस आपस, एक मुल्क में 3-3 फेडरेशंस काम कर रही हैं। फुटबॉल का क्या हाल हुआ आपके सामने, हॉकी का क्या हाल हुआ। हॉकी में आपकी जापान के खिलाफ जो टीम खेली, 12 लड़के ग्राउंड में उतरे हुए हैं। मतलब आप खुद बताएं, एक बंदा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम, उसका दिमाग ही नहीं है स्पोर्ट्स में, तो वो कैसे टीम को आगे लेकर जाएगा? अब आप इंडिया को हमारे मुकाबले में रखते हैं, इंडियंस को मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत तैयारी के साथ आते हैं। पता नहीं अल्लाह ने मेरे बाजुओं में इतनी ताकत कैसे डाल दी थी, उस दिन मैंने उसको नॉकआउट किया, लेकिन वो जिस तरीके से तैयारी के साथ आया हुआ था, अपनी मेडिकल टीम उसकी अलग थी, उसके सोशल मीडिया के लोग अलग थे जो उसकी एक एक तस्वीर खींच रहे हैं। आपके साथ इतने लोग नहीं थे? मेरे साथ, मैं अकेला गया था, मैंने वहाँ का कोच हायर किया था, जो वहाँ का कोच था। यानी आपने अपना इंतजाम खुद किया वहाँ जाके? जी, मेरे साथ जो, और वो जो आपका अपोनेंट था बॉक्सर, क्या नाम रोनित था? सोलंकी, हाँ, उसके साथ जो है पूरे मतलब ऑफिशियल्स कई एक साथ पूरी थे। एक टीम थी, ऑफिशियल्स थे, और वो जब उनका तराना बज रहा था तो वो पूरे 20-25 लोग साथ खड़े हुए, बहुत मज़ा आ रहा था देखते हुए उनको। तो हम लोग, मैं अकेला एक साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ जो एक पाकिस्तानी फाइटर है तैमूर खान, वो थाईलैंड में ही है, उसको मैंने कॉल करके बुलाया, यार आ जाना, मुझे ज़रा पैड वैड कराना। ये तो आपका बहुत बड़ा कारनामा है कि मतलब तनहा जो है आपने वहाँ रिप्रेजेंट किया और रवायती हरीफ भारत के बॉक्सर को शिकस्त दी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, ये टीवी शोज जो होते हैं उसमें ऐलान होता है कि चलें, आपने सवाल का जवाब दिया, आपको हमने एक बाइक हमने गिफ्ट कर दी, एक ये कर दी, एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, 10 तोला सोना दे दिया, हो जाते हैं ना ऐलान। हमारे यहाँ, मैं भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास गया तो मुझे कहता है, यार हम आपको सिर्फ 3 लाख रुपए देंगे, लेकिन हम पहले कमेटी बिठाएंगे। मैंने कहा, सर 3 लाख रुपए पे आप कमेटी बिठाएंगे? मतलब आप सोचें हमारा मेयार। उस सेक्रेटरी को मैंने कहा, आप ये 3 लाख अपने पास रखें, मैं अपना प्राइवेट इंतज़ाम कर लूँगा। फिर मैंने अपने प्राइवेट स्पॉन्सर्स देखे, और उसके बाद हाँ,
आपकी जितनी भी सिंध की काबीना है, इसमें मुझे नासिर हुसैन शाह साहब, हेड्स ऑफ टू हिम, और सईद गनी साहब, और उसके अलावा डॉक्टर जुनैद अली शाह, इनके अलावा मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया आज तक। डॉक्टर जुनैद अली शाह को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इससे पहले फ़ाइट थी मेरी, उन्होंने मुझे बुलाया, ना सवाल ना जवाब, कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, बेटा ये आपका चेक है और आप हमारे मुल्क का फ़ख्र हो, आप जाओ खेलो। इस तरह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों नहीं आते, मैं ये सवाल है मेरा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नासिर हुसैन साहब, सईद गनी साहब और डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, हम उनको कई सालों से देख रहे हैं स्पोर्ट्स की तरक्की और तरवीज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिन नामसाइद हालात में रहते हुए आपने भारत के बॉक्सर को शिकस्त दी है, उसके लिए हम आपको सलाम भी पेश करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और मैं एक सवाल यहाँ पे छोड़ जा रहा हूँ, ब्रेक का टाइम है इस वक्त। जो है जहांगीर अहमद जो है वो बॉक्सिंग जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह सेक्रेटरी जो हैं शर्जील ज़िया भट्ट हैं, और जो चेयरमैन है आबिद जहांगीर साहब हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो है क्या मतलब इनका रद्द-ए-अमल है। तो यहाँ पर एक ब्रेक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं शाहिर आफरीदी जो कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान नंबर 1 है। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे एक मरतबा फिर इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। टेक ए ब्रेक। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं शहीर आफरीदी जो कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन और पाकिस्तान नंबर 1 है। जी शहीर, ये बताइएगा, जैसे मैंने पहले कहा ब्रेक से पहले कि जो हमारे ये बॉक्सिंग जो हमारी फेडरेशन है इनका क्या मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल है, बॉक्सिंग की तरक्की और तरवीज के लिए कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं भी अमेचर बॉक्सिंग से बिल्कुल हट के काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, और इनसे मुझे नहीं लगता कि ये लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग को कभी अलाउ करें पाकिस्तान में, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को तो ये लोग मानते ही नहीं है। आपको पता है ये यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि यहाँ पे टांगे खींची जाती है, हाथ नहीं खींचे जाते। सही। तो मैं अगर टाइटल जीत के आऊँगा तो अगर वो किसी दिन यहाँ पे होंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि हम उसको बॉक्सर ही नहीं मानते। सही। तो ये एक अलमिया है हमारे यहाँ, और जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। लेकिन आपने कहा ना शुरू में कि आपको क्या गिले हैं क्या है, अब मैं गिले करने बैठ गया। हम तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के उसमें चलते हैं, उन्होंने जब कह दिया तो उसके बाद मैं चुप रहता हूँ, मैं कहता हूँ बस जो है चलने दो, हम इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते बनाएगा। जिस तरीके से मैं अपनी मदद आप यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके अगले शो में आऊँगा तो आपको वर्ल्ड टाइटल के साथ आऊँगा इंशाल्लाह। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, सब्र का फल मीठा होता है, और जिस जज्बे और इस्तिकामत के साथ आप ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए और मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद कर रहे हैं, तो यकीनन आपको इसका फल जो है और ज़्यादा मीठा मिलेगा मुस्तकबिल में। ये बताइए कि इस वक्त क़ता नज़र इसके कि एमेचर बॉक्सिंग क्या है या प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्या है, ग्रास रूट लेवल पर कितनी ज़रूरत है नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए बॉक्सिंग की तरफ? या अव्वल तो हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे ऐसे कोई मामलात ही नहीं है, ना सहूलतें हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बॉक्सिंग फेडरेशंस, अभी सिंध की बॉक्सिंग फेडरेशंस की अगर हम बात करें तो इस फेडरेशंस के अंदर आप सबसे पहले जो काली भीड़ें उनको निकालें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक लड़का है जो सिंध लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे बॉक्सिंग इवेंट खेलता है। बॉक्सिंग खेलना इतना आसान नहीं है, पंच लगते हैं, आपका दिमाग 3-4 दिन तक सुन रहता है, और बड़े हौसले की बात है बॉक्सिंग खेलना। बिल्कुल ऐसे ही है दूसरे खेलों की निस्बत। जी, आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप आते हैं बॉक्सिंग रिंग में, 4-5 मुकाबले, एमेचर बॉक्सिंग में लगातार मुकाबले होते हैं, वो खेलते हैं। उसके बाद आपके फेडरेशन का सेक्रेटरी आता है, जी हमारा फ़ख्र है, ये आपको टी शर्ट
तो आप मुझे बताएं वो बच्चा कैसे मोटिवेट होगा जिसको आप एक टी शर्ट गिफ्ट कर रहे हैं। अभी दो यूट्यूबर्स की आपस में बॉक्सिंग फाइट हुई, रजब भट्ट और अनस अली। उन्होंने फाइट खेली, दोनों ने एक दूसरे उनको ग्लव्स उन्होंने ज़िंदगी में नहीं पहने, दोनों जो है वो यूट्यूबर्स हैं, और उन्होंने एक दूसरे को जब फाइट खेली तो वहाँ 5,000 रुपये टिकट था और लोगों ने लिया क्योंकि वो यूट्यूबर है, उनको दुनिया दिखती है। आपने अपने बच्चों को दबा के रखा हुआ है। सिंध के अंदर जितने बच्चे हैं सारे आपके सामने लियारी में कितना टैलेंट निकल के आता था। बेशक लियारी में तो हर चीज़ का मतलब आप देखें, हर खेल का टैलेंट वहाँ मौजूद है। फुटबॉल में हमारे खिलाड़ियों ने नाम पैदा किया और दूसरे खेलों में अब वहाँ पे टैलेंट निकल के सामने नहीं आ रहा। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उस टैलेंट को इतना मजबूर कर दिया कि अब वो कहते हैं कि यार 2 रुपए की रोटी की रोज़ी मिल जाए, कहीं से हम कमा लें, कुछ काम हमारा चलता रहे, बस हम सरकारी नौकरी ना भी मिले, कहीं प्राइवेट, वो कोई शेरशाह में जॉब कर रहे, कोई कहाँ कर रहे, तो वो ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन अगर नौकरी और दिहाड़ी मजदूरियाँ करता रहेगा तो वो बॉक्सर कैसे बनेगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि इनके लिए हमने जो ग्रास रूट बनाने, वो क्लब्स तो बहुत हैं लियारी में, इतने क्लब्स सरकार ने बना के दिए हुए, सब ने अपने कब्जा डेरा डाला हुआ है, ये मेरा क्लब है। सबसे पहले तो उनकी फीस माफ़ कराएं और जो वहाँ पे कोचेज़ हैं उनकी सरकारी तौर पे सिंध बॉक्सिंग फेडरेशन उनकी तनख्वाहें लगाए कि आपकी ये 50,000 रुपये तनख्वाह है, आप इन बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा बच्चों के लिए आपने रखना है एक बेहतरीन पैकेज जिसमें हो उनकी माहाना, उनको जो है वो ट्रैक सूट मिले, माहाना नहीं भी मिलते तो 6 महीने में कम से कम उनको मिले, तो बच्चे इस चीज़ को देख के खुश होंगे। उसके अलावा अगर वो फाइट जीते हैं तो कम से कम उनको 10-15 हज़ार रुपये तो आप दें। आजकल के दौर में भी आप उनको जो है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब फाइट जीता, सिंध चैंपियन बना, तो मुझे जैसे ही नीचे उतरा एक गत्ता सर्टिफिकेट दिया और एक टी शर्ट दी, कहा ये आप जाएं और आप चैंपियन हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो खैर ग्रास रूट लेवल की बात हो गई, क्लबों की बात हो गई, एसोसिएशन की बात हो गई, स्कूल और कॉलेज की सतह में आप समझते हैं कि बॉक्सिंग को प्रमोट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं इसको भी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, स्कूल और कॉलेजेस में बॉक्सिंग को प्रमोट किया जा सकता है। अगर वहाँ पे बॉक्सिंग चलें, कुछ स्कूल में कहते हैं कि चलें बॉक्सिंग अलाउ नहीं है, बच्चे ज़ख्मी हो सकते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग आप ना कराएं, लेकिन स्कूल्स वाले ये कर सकते हैं कि आप एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम रखें कि आपका बच्चा जो यहाँ तो बॉक्सिंग नहीं कर रहा स्कूल में, आपने अपना एक रूल रखा हुआ है, लेकिन अगर वो बाहर एक एथलीट है, बॉक्सर है या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम रखें, आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 2004 से 10 तक जो मैंने एमेचर बॉक्सिंग खेली थी बचपन में छोटे वेट कैटेगरीज में, तो हमारे उसमें टाइटल होता था सर्टिफिकेट के ऊपर कि स्कूल ऑल कराची स्कूल्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ऑल कराची, इस तरीके से। और अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे बॉक्सिंग हो रही थी, 2017 में मैं ऑल पाकिस्तान चैम्पियन बना था यूनिवर्सिटीज़ का। तो यूनिवर्सिटीज़ पे तो हो रही है, स्पोर्ट्स वगैरह सब हो रहा है, लेकिन स्कूल में जो है वो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ का। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर आप बॉक्सिंग में इतने अरसे से हैं, आपने यकीनन मोहम्मद अली किले को भी फॉलो किया होगा, हुसैन शाह को भी फॉलो किया होगा, आमिर खान को भी, माइक टाइसन और भी बॉक्सर हैं। दुनिया एक मतलब बॉक्सिंग के किस बॉक्सर से आप मुतासिर हैं? जी देखें, आपने जिनके नाम लिए ये तो बाबाए बॉक्सिंग है, और इनके बगैर बॉक्सिंग का नाम लेना मेरे ख्याल में बेकार है। ये मोहम्मद अली, टाइसन, ये बहुत बड़े नाम है, लेकिन मैं इनको फॉलो, इनसे मैं बॉक्सिंग सीखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है, मैं 5 फीट 7 इंच हूँ, वो मोहम्मद अली 6 फीट 2 इंच 6 फीट 1, वो अपने स्टाइल से बॉक्सिंग करते थे, लंबी बॉक्सिंग। मैं बॉक्सिंग करता हूँ इन बॉक्सिंग, अंदर जाकर बॉक्सिंग करता हूँ, तो मैं फॉलो करता हूँ चैवेज सीनियर, मैक्सिकन बॉक्सर थे, इसके अलावा रॉय जोन्स जूनियर, उसके अलावा लोमाचेंको फ्रॉम यूक्रेन। तो ऐसे बॉक्सर्स हैं जो इन फाइट खेलते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। हुसैन शाह को किस तरह देखते हैं? 1988 के सोल ओलंपिक में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हमारे बॉक्सर जो हैं वो ओलंपिक की तरफ क्यों नहीं आ पाते हुसैन शाह के बाद? जी देखें, ये वही एक पुराना, अब वही रिवायत चल रही है। 2004 के बाद से अभी तक कोई भी बॉक्सर सामने नहीं आया है जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही फेडरेशंस की आपस में कारसतानी है। अगर ये ठीक हो जाता है मामलात, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ऐसे लड़के इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में कि वो एशियन चैम्पियन बनने के बाद सामने आए। अभी एशिया में पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया ज़ुहैब रशीद, एक लड़का था हमारा नेवी का, उसने तकरीबन कोई 15 साल बाद पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया एशिया में, और वो लड़का पेरिस ओलंपिक्स में गया और वहाँ जाकर स्लिप हो गया इटली में। पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाइंग राउंड खेलने गया था
और वहाँ जाकर वो स्लिप हो गया। अगर वो क्वालिफाइंग राउंड खेलता तो आज वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेता, एक रिकॉर्ड हो जाता 20 साल बाद। इसका मतलब है कि हमारे खिलाड़ियों की जो है एक मतलब उनकी उसकी भी ज़रूरत है, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, कि जब इस तरह से मतलब इंटरनेशनल मुकाबलों में जाएं तो वहाँ पे अपने आप को काबू में रखें और पाकिस्तान के नाम को रोशन करने की जानिब उनकी तवज्जो होनी चाहिए। बजाय इसके कि देखें ना, आपको मतलब कौमी मफाद जो है वो मुकद्दम रखना वो चाहिए ज़ाती मफाद आपकी पे। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले इन काली भेड़ों की आप काउंसलिंग करवाएं या फिर इनको निकाल के बाहर करें और अच्छे बंदों को लेकर आएं। देखें, सबसे ये बड़ी ये बात, ये भी अच्छी बात की आपने। जी बिल्कुल, क्योंकि उस लड़के की सिर्फ एक ही वजह सामने थी। उसके बाद उसने अपना वीडियो पैगाम जारी किया था। उसने कहा था कि मैं नेवी में जॉब करता हूँ और मेरी 35,000 रुपये सैलरी है, 40,000 रुपये, मेरा सही। घर का गुजारा नहीं होता, तो और वो क्या करे? आप मुझे ये बताएं, वो नेशनल बॉक्सिंग टीम में था, वो कैंप से वापस कराची आ रहा है और वो उसके बाद ट्रेन की टिकट नहीं थी, वो एक आराम ट्रेन की जो साइड पे जगह होती है उधर बैठ के नीचे वापस आ रहा है। पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है जो। जी। आप मुझे बताएं बहरहाल अगर ये सारी बातें बड़ी अफसोसनाक हैं, लेकिन ये कि हम सबको मिलके जो जो बॉक्सिंग से वाबस्ता है, चाहे वो फेडरेशन के लोग हों, खिलाड़ी हों, कोई भी हों, चाहे वो एमेचर हों, प्रोफेशनल हों, उनको जो है ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखना होगा और कौमी मफाद को सामने रखना होगा, और इसी तरह हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। शहीर खान, जाते जाते ये बताइएगा कि मैंने आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात भी दिए, कोई ऐसी बात जो मतलब आप कहना चाहते हो मैं सवाल ना कर सका हूँ तो काइंडली वो मैसेज भी आपका और मतलब वो जो कहना चाहें आप कैमरे के सामने। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ अपने जो आने वाले मेरे काफ़ी एथलीट्स हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हैं और वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमें तरीका बताएं। सबसे पहले तो मैं रशीद बलोच सर का शुक्रिया अदा करता हूं जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग लेकर आए। हुसैन शाह वगैरह ने खेली है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, लेकिन वो सारा जितना उनका था वो लाइसेंस बाहर मुल्क से लेना और ये वो बहुत एक महंगा प्रोग्राम था। लेकिन पाकिस्तान में 5,000 रुपये में लाइसेंस आपको घर पे मिल जाता है और आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो रशीद बलोच साहब को हेड्स ऑफ टू हिम। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो अपना सोशल मीडिया और अपना कंटेंट, ये दोनों आप मजबूत रखें। उसके अलावा आपकी बॉक्सिंग तो साथ साथ चलती रहेगी। सोशल मीडिया की मैं बात इसलिए करता हूँ, हमेशा जो दिखता है आजकल वही बिकता है। तो आप अपने मोबाइल वैसे ही ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, 2 घंटे की सुबह ट्रेनिंग है, 2 घंटे की शाम को है, बाकी आप मोबाइल में लगे रहते हैं। तो अपना जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, आपने स्टैंड लिया, मोबाइल उसमें लगाया, अपनी ट्रेनिंग की वीडियो डाउनलोड की, वीडियो रिकॉर्ड की, उसको आपने एडिट करके सेंड कर दी। बस किसी दिन आपका क्लिक होगा और इंशाल्लाह आपको एक बड़ी फाइट ऑफर होगी जिसमें आप $1,000,000 के लिए पाकिस्तान फाइट खेलेंगे इंशाल्लाह। शहीर आफरीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए और आप पाकिस्तान की नेकनामी का सबब बने और दुनियाए बॉक्सिंग में आप पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को बुलंद करें। हमारे साथ मौजूद थे शहीर आफरीदी, जो कि इस वक्त एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन है और पाकिस्तान नंबर 1 है। और यकीनन हमारी जो गुफ्तगू थी आपको पसंद आई होगी और इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। उसके साथ ही रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।